फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड कंपटीशन एकेडमी। माई सेल्फ प्रेमवीर सिंह हाजिर हूँ आप लोगों के सामने फिर एक बार एक और नई वीडियो के साथ। आज हमारी जो वीडियो होगी ये हिंदी की होगी और हिंदी में हम आपको पढ़ाएंगे क्रिया, ठीक है ना, मीन्स वर्ब। जैसा कि आप लोग जानते होंगे बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उनमें हिंदी में वर्ब के बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो आप आज वर्ब पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे, 1 मिनट इसकी परिभाषा जान लीजिए। जैसे जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आपको वर्क करना है, उसकी एक्टिंग में हो, ठीक है ना, उसको करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपके सामने दिए हुए हैं, खाना, पीना, पढ़ना, सोना, रहना, जाना, होना इत्यादि। आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा धातु। अब धातु का मीन्स ये नहीं है कि आप सोचे सर ये पीतल और ये हमारी जो तांबा और जस्ता जो धातुएं होती हैं, हम उनकी बात नहीं करेंगे। धातु का मीन्स ये होता है धातु में हम ना प्रत्यय लगाते हैं, उससे क्रिया हमारी बनती है। तो पहले धातु के बारे में आप लोग समझ लीजिए। तो इसमें आप लोग नोट करेंगे बेटा, जिस मूल शब्द से क्रिया बनती है, जिस मूल शब्द से क्रिया बनती है उसे धातु कहते हैं। धातु के अंत में ना प्रत्यय लगाने से क्रिया बनती है। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने एक शब्द बोलूं खा, तो खा जो शब्द होगा वो ओनली धातु होगा, उसमें अगर ना लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा, खाना क्या बन जाएगी, ये क्रिया। धातुएं जो होती हैं, धातुएं 1, 2, 3 और 4 अक्षरी होती हैं। अब जानेंगे बेटा इनको बारी बारी से। सबसे पहले आप लोग धातु के बारे में जान लीजिए। जैसे मैंने आपको भी समझाया था, जिस मूल शब्द से क्रिया बनती है उसे धातु कहते हैं। जैसे मूल शब्द आपका मान लीजिए पा हो, तो पा में आप ना लगा देंगे तो पा ना क्रिया बन जाएगा ना। जैसे मान लीजिए शब्द आपके सामने लिखे हुए हैं ये, जैसे पढ़ शब्द है तो पढ़ क्या बोलेंगे, धातु। इसमें ना लगा दिया तो क्या बनेगा, ये क्रिया। इसी प्रकार सो जो शब्द है आपका ये धातु है, इसमें ना लगा दिया तो क्रिया बन गया। उसी प्रकार में रह जो शब्द है वह क्या आपका धातु, ना लगा दिया तो ये आपका क्रिया बन गया। उसी प्रकार जा जो शब्द है आपका वह केवल धातु था, उसमें ना लगा दिया तो आपकी ये क्रिया बन गई। इसी प्रकार हो जो शब्द था ये आपका धातु था, ना लग गया इसमें तो क्या बन गई, ये क्रिया। तो अभी हमने लिखा था कि धातुएं 1, 2, 3, 4 अक्षर की होती हैं। इनको जान लीजिए आप, ठीक है ना। चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। आप साथ साथ में अगर नोट करते रहेंगे तो चीजें समझ में अच्छी से आपके आएंगी।
चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। इसको देख लीजिएगा एक बार। जैसे मैंने आपको बताया था अभी, एक अक्षरी की अगर आपसे बात करेंगे तो एक अक्षरी जो होंगी वो आपकी धातुएं खा, पा, जा, आ, पी। ठीक है ना। अभी मैंने आपको बताया था धातु के अंत में ना प्रत्यय लगाने से क्रिया बन जाती है। तो इसमें अगर आप ना प्रत्यय लगाएंगे तो खाना बन जाएगा, इसमें लगाएंगे तो पाना बन जाएगा, इसमें लगाएंगे तो जाना बन जाएगा, इसमें लगा देंगे तो आना बन जाएगा, इसमें लगा देंगे तो पीना बन जाएगा। बहुत सारे शब्द होंगे। एग्जाम्पल के लिए हमने आपको समझाने के पर्पज से यही वर्ड चूज किए हैं। ठीक है, बाकी जो आप चाहे वो लगा सकते हैं। ठीक है ना। बात करें बेटे आपसे दो अक्षरी की, तो दो अक्षर की धातुएं जो होंगी वह आपकी पढ़, बढ़, हंस और रह। तो इनमें अगर आप ना लगा देंगे तो यह आपका पढ़ना हो जाएगा, यह आपका बढ़ना हो जाएगा, यह आपका हंसना हो जाएगा और यह आपका रहना हो जाएगा। आप चाहें तो और बहुत सारे शब्द होते हैं। आप मान लीजिए लिखते हैं वह, इसमें ना लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, बहना मीन्स फ्लो जो होता है। ठीक है ना। और बात करें आपसे तीन अक्षर वालों की, तो तीन अक्षर वालों में चमक, महक, चहक, फुदक। ठीक है ना। जैसे इसमें ना लगा देंगे तो चमकना हो जाएगा, इसमें ना लगा देंगे तो महकना हो जाएगा, इसमें अगर आप ना लगा देंगे तो चहकना हो जाएगा, इसमें आप ना लगा देंगे तो फुदकना हो जाएगा। इसी प्रकार आपसे बात अगर हम करें बच्चों चार अक्षरी वाले की, तो चार अक्षरी वाली देख लीजिए चमचम, सरपट, टिमटिम। तो यहाँ पे अगर आप ना लगा देंगे तो क्या हो जाएगा जी, चमचमाना हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप ना लगा देंगे तो सरपटाना हो जाएगा और यहाँ पे अगर आप ना लगा देंगे तो टिमटिमाना हो जाएगा। एक वर्ड और याद आ रहा है हमें अभी, जैसे होता है ना खटखट, तो खटखट में आप ना लगा देंगे तो खटखटाना हो जाएगा ना। ठीक है ना। तो शब्द बहुत सारे हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप इनको समझ लीजिए कि एक, दो, तीन, चार अक्षरी धातुएं आपके सामने थी। इनमें प्रत्येक में अगर आप ना लगाते हैं तो सभी क्या बन जाती हैं, ये क्रियाएं बन जाती हैं। क्रियाओं की अगर हम आपसे बात करें तो क्रियाएं बहुत प्रकार की होती हैं। जैसे आप सबसे शुरुआत में पढ़ेंगे सकर्मक क्रियाओं के बारे में और अकर्मक क्रियाओं के बारे में। इंग्लिश में आप लोगों ने वर्ब का टॉपिक पढ़ा होगा, तो वहां पे आपके सामने दो प्रकार की वर्ब होती हैं, एक ट्रांजिटिव वर्ब और नंबर दो आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, इनको देखते हैं जरा एक बार। तो अभी हमने आपको बताया था रूप या कर्मफल के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती हैं। किसके आधार पर बच्चों, रूप के या कर्मफल के आधार पर क्रियाओं की कितने प्रकार होते हैं, दो। नंबर एक आपकी सकर्मक क्रिया और नंबर दो आपकी अकर्मक क्रिया। बात करें सकर्मक को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब होती है ना ये, और अकर्मक को हम क्या बोलेंगे, इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है ना। चलिए इनको बारी बारी से जान लेते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, सकर्मक क्रिया क्या होती है, अकर्मक क्रिया क्या होती है। वैसे आप लोग जानते होंगे, आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिन क्रियाओं के साथ में कर्ता की आवश्यकता होती है उनको हम सकर्मक क्रिया कहते हैं और जिनमें कर्ता की आवश्यकता नहीं होती है उनको हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जानते हैं इसको। तो प्यारे बच्चों इसको देख लीजिए जरा आप एक बार। आई होप आप लोगों को सभी सही दिख पा रहा होगा जी। सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे सकर्मक क्रिया की, ठीक है ना, ट्रांजिटिव वर्ब की। तो इसकी डेफिनेशन की अगर बात करें तो इसको जरा देख लीजिए। ऐसी क्रिया
जिसके साथ कर्म की मौजूदगी अथवा संभावना हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। मीन्स कहने का ये हो, या तो आपके सामने प्रेजेंट हो या उसकी पॉसिबिलिटी हो, ठीक है ना। जैसे खाना, पीना, खेलना। जैसे मैं आपसे बोलूं वह आम खाता है, तो क्या खाता है? आम। जवाब मिल रहा है ना आपको। पानी पीता है, तो क्या पीता है? पानी। वह क्रिकेट खेलता है, क्या खेलता है? क्रिकेट। मीन्स कहने का ये है, आपको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। मीन्स कर्ता की आवश्यकता आपको होती है, सॉरी कर्म की आवश्यकता आपको होगी। कर्ता और क्रिया के साथ साथ में आपको कर्म की आवश्यकता होती है। जैसे इसको देख लीजिए आप, जिन क्रियाओं के कार्य का फल प्रभाव कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है। कर्म का मीन्स ऑब्जेक्ट। आप लोगों ने पढ़ा होगा सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो यहां से ये बात आप लोगों की क्लियर हो चुकी होगी। जिन क्रियाओं के कार्य का इफेक्ट जो रहता है, प्रभाव जो रहता है, वह कर्ता पे नहीं होता है, किस पे होता है? वो कर्म पर पड़ता है, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। क्यों? कि सेंटेंस हमारा बिना कर्म के पूरा नहीं होता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं, इसको जरा आप देखेंगे एक बार। राम आम खाता है। राम आम खाता है, तो हम पूछे आपसे क्या खाता है, तो आप बोलेंगे आम। तो इसमें राम क्या हो जाएगा? आपका कर्ता। खाता क्या हो जाएगा? ये क्रिया। और ये क्या हो जाएगा? आपका कर्म हो जाएगा। तो अगर हम पूछते राम खाता है, क्या खाता है? आम। जवाब आपको मिल गया। अगर जवाब आपको मिल रहा है, इसका मतलब उसमें ऑब्जेक्ट है। रमा पत्र लिखती है, क्या लिखती है? पत्र। गाय घास चरती है, क्या चरती है? घास। वह पानी पीता है, क्या पीता है? पानी। तो ये सभी क्या है बेटे आपके सामने? ये सभी आपके सामने ऑब्जेक्ट है ना। बोले तो सभी क्या है? आपके कर्म है। अगर कर्म नहीं होता तो सेंटेंस की पूर्ति नहीं होती। इसी प्रकार आगे देख लीजिए, निशा पुस्तक पढ़ती है, तो क्या पढ़ती है? निशा पुस्तक, ठीक है। लवकुश क्रिकेट खेलता है, लवकुश क्या खेलता है? क्रिकेट। आपको जवाब मिल गया। हो सकता है हॉकी भी खेल सकता था, हो सकता है फुटबॉल भी खेल सकता था। तो बॉक्स में जो आपके बंदे हैं शब्द, वो क्या है? सभी आपके, वह सभी आपके कर्म हैं, मीन्स आपके ऑब्जेक्ट हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कर्ता और क्रिया, इन दोनों से सेंटेंस हमारा पूरा नहीं होगा। इसमें आपको कर्म की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए बच्चों, और इसको नोट कर लीजिए। अगर इसमें कोई डाउट किसी के मन में आता है तो आप हमारे नंबर पर कॉल करके हमें पूछ भी सकते हैं। कोई बात आपके समझ में नहीं आती है, हमारे द्वारा बोली गई या हमारे द्वारा लिखी गई, 99947177, ठीक है बेटा। या आप हमें कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने ये, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होगा। अच्छे से इसको समझ लीजिए। मैंने आपको अभी बताया था, सकर्मक क्रियाओं के लिए आपको कर्ता और क्रिया के साथ साथ में कर्म की आवश्यकता पड़ती है, जब ही हमारा वाक्य पूरा होता है। ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए इसको। बच्चों 2 पॉइंट और हैं आपके सामने, इनको भी देख लीजिए। इसमें आपसे ये बोला गया है, अर्थात जिन वाक्यों में कर्ता और क्रिया मिलकर वाक्य का अर्थ पूर्ण न कर सकें, मीन्स वाक्य का अर्थ पूरा न कर सकें और उन्हें कर्म की आवश्यकता हो, मीन्स ऑब्जेक्ट की नीड हो,
तो सकर्मक क्रियाएं होती हैं। दैट कॉल्ड ए ट्रांजिटिव वर्ब। ओके, आगे आपसे बात करें। सकर्मक क्रिया की यही पहचान है कि उसके साथ क्या तथा किसको लगाकर देखिए, यदि उत्तर मिले तो क्रिया कैसी होगी आपकी, सकर्मक होगी। उत्तर नहीं मिलता है तो क्रिया आपकी कैसी होगी, अकर्मक होगी। जैसे मैंने आपको भी एग्जाम्पल कराए थे, जैसे हमने आपको बताया था राम आम खाता है। हम पूछें क्या खाता है, तो आपका जवाब आएगा आम। इसी में मैं आपसे बोलूं राम सोता है, राम सोता है, तो मैं पूछूं क्या सोता है, तो कोई भी आंसर नहीं आएगा। तो सोना जो क्रिया है आपकी, वह आपकी अकर्मक क्रिया है। ठीक है बेटा, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं हम अकर्मक क्रिया की तरफ। इसको आप नोट कर लो अच्छे से। तो प्यारे बच्चों, आप अकर्मक क्रियाओं के बारे में और जान लीजिए। ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करें इसकी डेफिनेशन की, उसको आप देख लीजिए। ऐसी क्रिया जिसका फल या प्रभाव कर्म पर नहीं पड़े, अर्थात जहां कर्म के रहने की संभावना नहीं होती। जैसे क्रियाएं कौन सी होंगी बच्चों, उठना, बैठना, छींकना, हंसना, रोना और सोना, और भी बहुत सारी हो सकती हैं। ठीक है ना। एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है, जैसे श्याम सोता है, बच्चा रोता है, राम हंसता है, राधा रोती है, मोहन हंसता है। इस टाइप से ये आपके सामने एग्जाम्पल है। ठीक है ना। अब आप इनमें जैसे हम आपसे बोले राम क्या सोता है, तो आपका जवाब क्या आएगा, कोई आपको आंसर नहीं मिलेगा ना। बच्चा क्या रोता है, राम क्या हंसता है। ठीक है ना। तो इनमें आपको आंसर नहीं मिलेगा। इससे पहले हमने आपको भी पढ़ाई थी सकारात्मक क्रियाएं, तो वहां पे आपको जवाब मिल रहा था ना। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा क्रिकेट खेल रहा था, एग्जाम्पल हमारा था कि लवकुश क्रिकेट खेलता है, तो हम पूछे आपसे लवकुश क्या खेलता है, तो आपका आंसर आएगा क्रिकेट। तो वहां पर हमारा ऑब्जेक्ट था, कर्म था, तो सकारात्मक थी। इनमें कहीं पर भी आपको कर्म नहीं मिलेगा, तो ये आपकी अकर्मक क्रियाएं कहलाएंगी। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होता है कि सर कैसे पहचाने कि सकारात्मक क्रियाएं कैसे होती हैं और अकर्मक क्रियाएं कौन सी होती हैं। तो आप मेन चीज यही जान लीजिए, जिसमें आपको जवाब मिले सकारात्मक, अन्यथा अकर्मक होगी। नोट कर लीजिए इसको बेटे आप देख लीजिए। अगला जो पॉइंट है आपका, वह है आपका द्विकर्मक क्रिया, डबल ट्रांजिटिव वर्ब। इसमें क्या होता है, जब किसी क्रिया के साथ दो कर्मों की मौजूदगी हो, ऐसी क्रिया को द्विकर्मक क्रिया कहते हैं, डबल ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। मतलब कहने का ये हुआ कि ऐसी क्रिया जिसके साथ में दो ऑब्जेक्ट हों। ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल आपके सामने है, अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, तो इसमें किसको पढ़ाई, छात्रों को। एक तो आपका हो गया ये, और क्या पढ़ाई, हिंदी। तो आपके दो ऑब्जेक्ट हो गए ना, एक तो आपका कर्म हो गया ये, और एक आपका कर्म हो गया ये। तो यही आपकी डेफिनेशन थी कि दो कर्म आपको मिलेंगे देखने के लिए। राम ने श्याम को थप्पड़ मारा। किसको मारा, श्याम को। क्या मारा, थप्पड़। तो जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, आपके कर्म है। इधर ये बात करें, यहाँ पे मैं राहुल को रुपए देता हूँ, तो किसको देता हूँ, राहुल को। और क्या देता हूँ, रुपए। मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ, तो ये आपके बेटे क्या है, ऑब्जेक्ट हैं। अच्छा, अब इनमें बात करें आपसे, ऑब्जेक्ट भी दो प्रकार के होते हैं, कर्म भी आपके दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है प्रधान कर्म,
और एक होता है गौण कर्म। इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में आप लोगों ने पढ़े होंगे, एक आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर हम किसी भी सेंटेंस में व्हाट लगाते हैं, मीन्स WHAT व्हाट शब्द हम लगाते हैं, तो उससे हमें पता चलता है, क्या चलता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में। जैसे पहले सेंटेंस की बात करें, अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, तो हम पूछें क्या पढ़ाया साहब, तो क्या का जवाब जो आपको मिलेगा वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, मीन्स आपका प्रधान कर्म होगा। ये आपका क्या हो जाएगा, ये प्रधान कर्म, और ये आपका क्या हो जाएगा, गौण कर्म, मीन्स इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दैट सेम यही होगा आपका। थप्पड़ की बात करें तो ये आपका प्रधान कर्म हो जाएगा और यह आपका गौण कर्म हो जाएगा। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार बेटे बात करें, ये इधर लिख देता हूं दोनों को, रुपए और वेद दोनों क्या हो जाएंगे आपके, ये प्रधान कर्म, आपको शायद दिखाई नहीं दे पा रहा होगा। और राहुल और लड़के की बात करें तो ये क्या हो जाएंगे आपके दोनों, गौण कर्म। ठीक है ना, चीजें आप लोगों की समझ में आ गई होंगी। ठीक है ना, दोबारा समझ लीजिए, क्या शब्द का जवाब जो आपको मिलेगा वह आपका प्रधान कर्म होगा, बाकी दूसरे वाला जो होगा वह आपका गौण कर्म कहलाएगा। बाकी आप लोग ये जान लीजिए कि क्रिया के पास में जो होगा, क्रिया के पास में जो होगा वह आपका प्रधान कर्म होगा। क्रिया के पास में जो होगा वो क्या होगा, आपका प्रधान कर्म होगा, बाकी दूसरा आपका गौण कर्म होगा। कभी कभी पूछ लेता है कि इनमें से प्रधान कर्म कौन सा है, गौण कर्म कौन सा है, तो आप लोग पहचान सकते हैं ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। मैंने आपको बताया था, अगर आप क्या का जवाब आपको मिले तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, बाकी दूसरा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, मीन्स प्रधान कर्म और गौण कर्म। चलते हैं आगे। आगे देख लीजिए बच्चों, आप आगे पॉइंट है आपका, व्युत्पत्ति के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं। नंबर 1 आपका मूल क्रिया और नंबर 2 आपका यौगिक क्रिया। तो बात करें आपसे नंबर 1 मूल क्रिया के बारे में, तो मूल क्रिया जो होती है ऐसी क्रिया जो मूल धातु से बनती है, मूल क्रिया कहलाती है। ठीक है ना, जैसे पा जो शब्द है आपका मूल धातु है, उससे बनी है आपकी पाना। उसी प्रकार ला से क्या बना आपका लाना, कर से क्या बना आपका करना। ठीक है ना, बाकी दूसरा जो पॉइंट है आपका यौगिक क्रिया, इसको देख लीजिए। वे क्रियाएं जो 2 या 2 से अधिक धातुओं और दूसरे शब्दों के संयोग से या धातुओं में प्रत्यय लगाने से बनती हैं, यौगिक क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है ना, इसको बस आप नोट कर लीजिए, बाकी कोई ज्यादा विशेष ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं आएगी सामने। ठीक है ना, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आगे 2 प्रकार की क्रिया आपके सामने लिखी हुई हैं। नंबर 1 आपकी प्रेरणार्थक क्रिया और नंबर 2 आपकी नाम धातु क्रिया। तो पहले आप प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में जान लीजिए। जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को प्रेरणा देकर काम करवाता है, तब उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। मीन्स कहने का ये होगा, जब कोई व्यक्ति काम खुद ना करके किसी दूसरे अन्य व्यक्ति से काम करवाता है, तब उसको प्रेरणार्थक क्रिया। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट लिखे हुए हैं, उनको जरा देख लीजिए। पहला पॉइंट क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया कर्ता द्वारा स्वयं संपन्न नहीं होती है। मैंने आपको बताया था व्यक्ति काम खुद नहीं करता है। प्रेरणार्थक क्रिया जो होती है आपकी, वह सदैव कैसी होती है, सकर्मक होती है। सभी क्रिया
प्रेरणार्थक क्रिया नहीं हो सकती है, जैसे पाना, जाना इत्यादि। आगे आपको दे रखा है प्रेरणार्थक क्रिया जो होती है वो दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की कौन सी होंगी? प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। इनको आप जानेंगे। इसको आप बस यही समझ लीजिए कि प्रेरणार्थक क्रिया जो होती है उसमें व्यक्ति काम खुद नहीं करवाता है, किसी दूसरे से काम करवाया जाता है। आगे जानेंगे इसके बारे में। आगे देख लीजिए बच्चों इसको। जैसे बात करें आपसे मूल धातु रूढ़ क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में, तो जैसे उठ जो शब्द है आपका वो क्या है? मूल धातु है, उसकी रूढ़ क्रिया क्या होगी? उठना। और प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया जो बनेगी वो क्या हो जाएगी? उठाना। और सेकंड क्या बनेगी? उठवाना। इनमें हम आना और वाना शब्द लगाकर प्रेरणार्थक क्रिया बनाते हैं। इसमें आना और इसमें वाना। जैसे कर शब्द जो था, कर में क्या लगा देंगे? आना, तो क्या हो जाएगा? कराना। और इसमें लगा देंगे वाना, तो हो जाएगा करवाना। इसी प्रकार चल, चलना, चलाना, चलवाना। अब ये दो क्रिया आपको दिखाई दे रही होंगी। रोना और हंसना कैसी क्रिया थी? ये अकर्मक क्रिया थी। ये दोनों कैसी क्रिया आपकी? अकर्मक क्रिया हैं। और ये कैसी बनेगी आपकी? रुलाना और रुलवाना, हंसना, हंसाना और हंसवाना। ये आपकी सकर्मक क्रिया हो गई। मतलब कहने का ये हुआ, अकर्मक क्रियाओं को प्रेरणार्थक क्रिया बनाने के बाद में सकर्मक क्रिया बनाया जा सकता है। ठीक है बच्चों, नोट कर लो बेटा इसको। आगे देखते हैं। और इसमें बच्चों आप देख सकते हैं नाम धातु क्रिया जो होती है, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनने वाली क्रिया नाम धातु क्रिया कहलाती है। ठीक है ना। जैसे संज्ञा से बनेंगी, जैसे बात क्या है? संज्ञा। उसकी नाम धातु क्रिया क्या हो जाएगी? बताना। लात का क्या हो जाएगा? लतियाना। हाथ का हथियाना और लाठी का लठियाना। मीन्स कहने का ये है, इस प्रकार की क्रियाएं जो होती हैं वह आपकी नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। बीएड एंट्रेंस से पूछा गया था कि लात का नाम धातु क्या बनेगा? लतियाना हो जाएगा। ठीक है। यह पूछ लेगा आपसे लतियाना क्रिया कैसी है? नाम धातु क्रिया है या पूर्वकालिक क्रिया है या आपकी संयुक्त क्रिया है? इस टाइप से आपसे पूछ लेता है। ठीक है ना। आगे जानेंगे। आगे बच्चों इनको जान लीजिए। जैसे यहाँ पे आपका क्या है? सर्वनाम है जी, अपना। तो सर्वनाम की नाम धातु क्रिया क्या बन जाएगी आपकी? अपना का क्या हो जाएगा? अपनाना हो जाएगा। ठीक है ना। नीचे आपको दिए हुए विशेषण, जैसे नरम, गरम, ठंडा और चिकना। तो नरम की नाम धातु क्रिया क्या बन जाएगी? नरमाना। गरम की क्या हो जाएगी? गरमाना। ठंडा की ठंडाना और चिकना की चिकनाना नाम धातु क्रिया हो जाएंगी। आप इनको नोट कर लीजिए अच्छे से। ठीक है ना। आगे चलते हैं। जैसा कि बच्चों आप देख पा रहे होंगे, इसमें अगला पॉइंट क्या है आपका? पूर्वकालिक क्रिया। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको देख लीजिए। जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया करना प्रारंभ करता है तब पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। मीन्स कहने का ये होगा, जब कोई व्यक्ति पहला काम समाप्त करके दूसरा काम करने जाता है तो पहली वाली क्रिया जो होती है आपकी वो क्या कहलाती है? पूर्वकालिक क्रिया। जैसे उसने नहाकर भोजन किया, मैं आम खाकर आया हूँ, वह बच्चों को लिटाकर खाने गई। तो वैसे आप कॉमन सेंस में ये मान लीजिए आकर, जाकर, खाकर, पीकर, इस टाइप से शब्द जो आते हैं वह आपके पूर्वकालिक क्रिया होती है। ठीक है ना। समझ में आ गया होगा आप लोगों की में? आकर, जाकर, खाकर, पीकर, इस टाइप से शब्द जो आपको मिलेंगे ये आपके पूर्वकालिक क्रिया होंगे। तो क्रियाओं की अगर आप बात करें तो क्रियाओं में आप मेन चीज पढ़ लीजिए, जैसे सकर्मक क्रिया हो या अकर्मक